गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। कौन कौन लाइव पे बड़ा जी जल्दी आइए। इस टाइम कौन कौन बैठा है बड़ा जल्दी से मैसेज करके बता दो फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट अर्लियर। जल्दी से आइए बड़ा, अपने फ्रेंड्स को बोलो जल्दी से ज्वाइन करेंगे, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके रिपन बड़ा, बाकियों को भी लिंक शेयर करो, जल्दी से बोलो कि जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि आज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। गुड इवनिंग बेटा रिपन, गुड इवनिंग। जल्दी बाकी बताइए जल्दी से, और कौन कौन है। राम राम बेटा, राम राम। गुड इवनिंग बेटा गीतिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हरमीत, राम राम जी। तो चलिए बेटा, तब तक थोड़ी सी बीच में बात करते हैं। सॉरी बेटा जी, कुछ दिन के लिए क्लासेस डिले हो गई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। आज भी थोड़ी आवाज़ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो होप सो बेटा जी आप लोग समझने की ट्राई करेंगे। और आज बेटा जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं आप लोगों के। तो बस इस वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी वीडियो, बट ट्राई करना कि एंड तक बने रहो, ठीक है। मतलब अगर बाई चांस कोई काम भी आ जाता है तो ट्राई करना कि वो वीडियो चलती रहे, छोड़ के नहीं जानी आज वीडियो बीच में। ट्राई ये रखना, ठीक है। अब बाकी अपने फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दो कि बाकी भी ज्वाइन कर लें, ताकि पता चल जाए कि आज कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही 3 मिनट में हम लोग शुरू कर लेंगे, जैसे 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 3 मिनट में अपन शुरू करेंगे हमारा काम, ठीक है। और चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ऑफ जियोग्राफी क्लास 10th। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंथी है, प्रॉब्लम इसकी यही है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं कहता हूँ ये चैप्टर में ये मजा बहुत आने वाला है। अच्छा, मुझे बस एक छोटी सी चीज बता देना कि अभी लाइटिंग ओके है या अब ज्यादा ओके है। नहीं, अब तो आई थिंक सो ओके नहीं है, पहले ओके थी, राइट। पहले ज्यादा बेटर थी, आई होप सो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइटिंग इशू नहीं है, बस वॉइस मेरी तुम तक पूरी क्लियर पहुंचनी चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, मैं दिख रहा हूँ ना। मैं दिख रहा हूँ, बस उतना काफी है, ठीक है। तो चलिए बेटा जी शुरू कर दो, ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। देखो, हमें जैसा कि पता है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान राज्य है। आवर इंडिया इज अ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री। हमारे इंडिया में ना जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट अबाउट सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो बाकी एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, और अगर वो एक्टिविटीज चल रही हैं तो एग्रीकल्चर कितने तरह की होती है, और कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कितने तरह की क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के लिए कितना एनवायरमेंट रिक्वायर होता है, क्या सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कुछ किया है, क्या लोगों ने उसके लिए कुछ किया है। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको ये चैप्टर देगा, एग्रीकल्चर के ऊपर ये चैप्टर है आप लोगों का। आई होप सो जी आप लोग समझने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सो शुरू कर दो बिना किसी देरी के। एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर क्या है, जब एक बड़े एरिया में आप क्या करते हैं, पेड़ों को काट कूट के, ठीक है, आप लोगों ने पेड़ों को काटा और आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ को क्रॉप्स को उगा रहे हैं, कुछ क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है। मींस की जो आपके डेली यूज की चीजें हो, आप लोग उनकी वजह अगर आप लोग क्रॉप्स उगा रहे हो तो दैट विल बी नोन एज द एग्रीकल्चर।
आप लोगों को व्हीट चाहिए होता है, आप लोगों को राइस चाहिए होता है, आप लोगों को मेज चाहिए, आप लोगों को पल्सेस चाहिए, आपको मिनट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग अगर वो उगा रहे हो अपने जरूरत को, नीड को पूरा करने के लिए, दैट विल बी सिंपली नोन एज द एग्रीकल्चर। अगर आप ये देखने जाओगे ना कि एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं, तो एग्रीकल्चर तो देखो बहुत टाइप की, बट मेनली उनको तीन तरह में क्लासिफाई किया जाता है। याद रखना, मेनली आपको तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला हमारा होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। याद रखना, सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होता है, देखो सिंपल समझना, प्रिमिटिव होता है ओल्ड मेथड्स, सब्सिस्टेंस होता है बेटा जी अपना जीवन यापन करना। जीवन यापन क्या करना, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कोई काम करना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब मैं किसी एग्रीकल्चर को, जब मैं किसी फार्मिंग को, वेलकम नीतिका जी, थैंक यू जी, ठीक है, हाँ जी, गहन जीविका निर्वाहन कृषि, वेरी गुड, मतलब इतनी हिंदी मुझे नहीं आती, देखो ठीक है, सिंपल समझो कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खेती कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए खेती कर रहा हूँ, तो भाई सिंपल बात समझो, मेरे पास जमीन भी कम होगी, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजों को देखो यहाँ पर ना क्लियर समझना, जीवन यापन करना है और ओल्ड मेथड से करना है, पुराने मेथड्स के जरिए करना है। ये इंडिया का सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड, ठीक है। इसके अंदर आप लोग हाउ डाउ डिगिंग स्टिक्स, जिसे कसी, खुरपी, दाती, इस तरीके के बेसिक बेसिक टूल्स का आप लोग यूज करोगे। इसमें आप लोग को बाहर से लेबर को नहीं लेकर आते, आपके खुद के फैमिली के मेंबर ही बेटा जी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ आपकी फैमिली, मींस की वही सारी की सारी लेबर वही होगी, ठीक है। आपके पास कोई इरिगेशन के लिए कोई ज्यादा बड़ा साधन नहीं होता, आप मेनली रेन के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट रहने वाले सिस्टम होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी आई थिंक सो आप लोग समझते होंगे कि भाई प्रकृति को हम खुद मौका दे रहे हैं कि भाई हमारे जमीन की क्या कर दे, उर्वरकता शक्ति बढ़ा दे, ठीक है। चलिए, आई होप सो। अरे नीतिका जी आपकी तो हिंदी धन्य है, ठीक है, आपसे कहा हम सॉरी, बीच में थोड़ा सा कफ हो सकती है क्योंकि हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलो सिंपल भाषा में समझो कि यहाँ पर भाई अगर नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दिमाग लगाओ, अगर बाई चांस ये खत्म हो गई किसी दिन, सोचो अगर नेचुरल फर्टिलिटी अगर किसी दिन खत्म हो गई, तो वो किस तरीके से उसको वापस से रीगेन करेंगे। उसको रीगेन का तरीका होता है जी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलेंगे। कि मैं क्या करूंगा, एक पीस ऑफ लैंड को बड़ा जी क्या कर दूंगा, जला दूंगा, और जलाने से मतलब जो भूमि के अंदर जो राख होते जब वो मिक्स होते तो उससे जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। देखो फायदे हैं, ठीक है, कि मतलब किसानों के लिए मतलब फायदा हो जाता है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, झूम खेती भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल समझना कि वो वहां पर जाग जाता है, मतलब जाग जाता है, यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं हो जाता है ऐसे, ठीक है, कभी कभी दिमाग सटकेला हो जाता है, बट सिंपल भाषा में समझना, यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि स्लैश एंड बर्न में मैं एक पीस ऑफ लैंड को जला के क्लियर कर दूंगा। उससे देखो फायदा ये है कि मेरी भूमि की उपजाऊ शक्ति वापस से मतलब रीगेन हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसके अंदर, वो ये कि इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको बड़ी जी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में किया था, बिल्कुल बेटा जी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये भी किया जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसको शिफ्टिंग भी बोलते हैं। बट आपको एक चीज बता दूं, इसके अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। आपको वो सारे के सारे बेटा जी नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप असम, नागालैंड, देखो मैं मेरे मीनिंग से बता रहा हूँ, आप लोगों को वो याद रख लेना अगर याद रह सके तो, ठीक है। असम, नागालैंड वाली साइड में जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उसको झूमिंग बोलते हैं बेटा जी। अगर आप मणिपुर साइड पे जाओगे तो इसको बेटा जी हम लोग पमलऊ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो इसको पोडू बोलते हैं, पोडू पोडू, ठीक है बेटा जी। अगर आप उड़ीसा में जाओगे तो इसको पामाडाबी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में जाओगे इसको कुमारा बोलते हैं। तो मतलब हर एरिया में इसके नाम अलग अलग है। बट क्या सिर्फ इस तरीके की खेती क्या सिर्फ वो सिर्फ इंडिया के अंदर की जाती है? बिल्कुल भी नहीं।
इसके वजह से ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सेम तरीके से विदेशों के अंदर भी की जाती है। जैसे अगर आप जाओगे मैक्सिको में जाओगे तो मैक्सिको में इसका नाम ब्राजील मिल्पा रखा गया है। वेनेजुला में जाओगे इसको कोलुकू बोलते हैं, ब्राजील में जाओगे इसको रोका बोलते हैं, वियतनाम में जाओगे इसको रे बोलते हैं। तो हर जगह पर ये नाम अलग अलग है। आप लोगों को जो भी मैंने अभी नाम बोले हैं थोड़ा ब्राजील एक बार इनको रिवाइज कर देना। इसमें से ज्यादा ब्राजील ये वाले नामों से आपकी डिटेल नहीं पूछेंगे, बस एक नंबर में मैक्सिमम इसका क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर इतना ही है। दूसरा आता है हमारे पास इंटेंसिव। लेकिन इंटेंसिव देखो बिल्कुल सेम डिट्टो पे जाना, बस हल्का सा फर्क क्या है, लैंड उतनी ही है। हाँ बेटा रोका, वही वाला रोका हो गया, मेरा रोका है ना, मेरा तो रोका हो ही गया। बिल्कुल हो चुका है बेटा जी। बहुत जल्दी बेटा जी शादी में बुलाया जाएगा आप सबको, आप सबने आना है, यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझना इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग होता क्या है, मतलब इंटेंसिव सॉरी, ठीक है, इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जहां पर लैंड एरिया तो स्मॉल होगा बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फार्मिंग में एडवर्टाइजिंग जो यूज किए जाएंगे वो HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप जी बाहर से भी लेबर को ला सकते हो, इसी वजह से हम इसको लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी बोल देते हैं। याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। रोका बड़े सिर्फ नेम है, वहां पर ये वाला रोका नेम है, इसकी बातों में मत जाना, ये बच्चों की बातों में। ये वाला रोका है बड़ा जी, ये नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ये सिंपल सिंपल वाला जी नाम है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है रोका। तो चलिए भाई हम यहाँ पर इसके आगे की बड़ी बात को समझते हैं। इसमें और क्या यहाँ पर बायोकेमिकल्स यूज की जाती है, तभी क्लासेस में, हाँ कह सकते हो आप, तो बोल ही सकते हो ये बात, तो बिल्कुल जी बिल्कुल, तभी क्लासेस नहीं मैं दे पाया था। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था मेरा। ठीक है, रोका हो चुका है, बस अंगूठियां नहीं डाली मैंने, ठीक है ना मंगनी, मंगनी भी होगी वैसे, अंगूठी फिर भी नहीं डाली। ठीक है, तो चलो भाई साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलो भाई, अब आपने क्या करना है ना, अपने घर के वालों के लिए नहीं हुआ ना, अब आपने क्या करना है, बाजार में प्रॉफिट के मोटिव से उगाना। बात याद रखना, प्रॉफिट मोटिव से अगर आपने कुछ उगाना है, ठीक है, तो जी वो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। याद रखना कॉमर्शियल फार्मिंग, जब आपका एक पर्पस हो चुका है कि जहां पर आप लोग हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज करेंगे। तो मॉडर्न इनपुट होते हैं HYV सीड्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनका अगर आप जो ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे और इनके जरिए अपनी क्रॉप्स को इंक्रीज करोगे और उसके जरिए अपने प्रॉफिट को ज्यादा करोगे, दैट विल बी नोन एज द कॉमर्शियल फार्मिंग। सिंपल भाषा में समझना। अब अगर इसका एग्जांपल समझोगे, जैसे हरियाणा पंजाब में अगर आप लोगों ने राइस को कॉमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में किसान होते हैं। और वहीं पर उड़ीसा में जो राइस है वो एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, मींस कि वो सिर्फ अपने आजीविका के लिए उगाते हैं, बाहर बेचने के लिए नहीं उगाते। ठीक है, तो ये कि इसका एग्जांपल है। इसी के अंदर आप लोगों को एक और भी टाइप देखने को मिलता है जो कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, और उसे हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। ठीक है, याद रख लेना बिल्कुल जी। कॉफी, टी, शुगर है, अरे आप तो SST के टीचर हो जी, बिल्कुल आप तो गुरु हो हमारे। चरण कहाँ है आपकी, थोड़ा सा कुरियर करवा देना चरणों को। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझिए प्लांटेशन का, देखो यहाँ पर एक सिंपल समझो, ऐसी चीजें जिनको आप लोग लार्ज क्वांटिटी में उगाओगे बट ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, मींस कि इनको बाद में वेरियस प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया जाता है, जैसे कि रबड़, टी, जूट, जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है, उन चीजों को जो हम बोलते हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। और ये ना बहुत ज्यादा मात्रा में एक पीस ऑफ लैंड, मतलब कि इनको उगाने के लिए एक बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि प्लांटेशन कहाँ कहाँ पर हमारे इंडिया में किया जाता है। बेसिकली जैसे शुगर केन है वो ब्राजील, इसके अंदर आता है टी, कॉफी, रबड़, ये सारी चीजें इसी का ही ब्राजील एक बेसिक सा पार्ट है। आई होप सो जी आप लोगों को यहाँ पर ये तीनों चीजें क्लियर होंगी कि प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। कमर्शियल के अंदर हम लोगों ने एक और पढ़ा प्लांटेशन। यहाँ पर ये चार चीजें क्लियर होती हैं। अब जी हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट जी, हमारे पास आता है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो थोड़ा 3 सीजन होते हैं क्रॉप्स को उगाने के, मैं इसको ज्यादा डीप नहीं लेगा, मैं इसको मैं लंबा खींचूंगा नहीं टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को। 3 सीजन होते हैं, रबी, खारिफ, ज़ैद। रबी, खारिफ और ज़ैद। याद रखना, रबी रब के भरोसे है, रब के भरोसे क्या है, धुंध।
सिंपल समझो, रब्बी रब के भरोसे, भगवान के भरोसे चलिए जी, रब्बी रब के भरोसे, ठीक है। तो बड़ा जी यहाँ पर सिंपल याद रख लो कि ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बड़ा जी उगाई जाती है रब्बी। अक्टूबर से मेनली दिसंबर के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लोग इसकी कल्टीवेशन की शुरू मतलब उगाना इसको शुरू करते हैं, रिपनिंग करना शुरू करते हैं, और इसकी जो कटाई होती है वो अप्रैल मार्च अप्रैल के अंदर करी जाती है, बैसाखी के टाइम पे मेनली इसकी की जाती है कटाई, ठीक है। आई होप सॉरी आप लोगों को पता होगा, वीट, बार्ले, पीज, ग्रैम, ऑयल सीड्स, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। खारिफ ब्रज वो वाला सीजन है जब ब्रज बारिश आती है, तो देखो बारिश आती है, बारिश खारिफ, खारिफ बारिश, खारिफ बारिश, है ना, खारिफ बारिश। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक राइमिंग से आप लोग जोड़ सकते हो, अगर जोड़ पाओ तो दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये ब्रज उगाया जाता है मई जुलाई के अंदर, इसको उगाया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसको कट कर लिया जाता है, इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर मेनली राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीजों को उगाया जाता है, ठीक है। आई होप सूरज जी आप लोगों को ये पॉइंट जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज मैं क्या करवा रहा हूँ, किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोगों को यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन है, ये बहुत सारी ब्रजी क्रॉप है। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टॉपिक इजी है। जैद क्रॉप कौन से होते हैं, देखो एक बात याद रखना, खारिफ मॉनसून सीजन होता है, जैद समर सीजन होता है, मींस कि अप्रैल और जून के बीच में इसको उगाया जाता है, जैसे कि वाटरमेलन है, ककम्बर है, ये सारे के सारे बड़े जैद सीजन के अंदर आते हैं। इसको कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, वैसे मैं अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर टाइम पे उगाते हैं, इसको बड़े आप लोग कभी भी उगा सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। गुड इवनिंग सर बड़ा, आई होप सो जी आप लोगों को यहाँ तक की सारी की सारी पार्ट्स क्लियर होंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी हमारे आगे टॉपिक, देखो अब आ रहा है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो अब दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बचे, एक होगी क्रॉप्स और एक होगी रिफॉर्म्स, बस दो टॉपिक्स हैं। मैं क्रॉप्स जी आपको जी सारी की सारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। बस मैं चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा आप लोगों को, मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सारी सारी चीजें बताने का अभी देखो आपको भी पता है कि टाइम नहीं है, हाँ जी, ठीक है। और सारी चीजों को बताने का अपना हमारे पास वो टाइम नहीं है, बट हाँ आप लोग इतने इंटेलिजेंट सारे के सारे हो कि आप लोग उन छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो बी विथ मी, ठीक है, एंड तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बेटा जी, देखो ये बोलने वाली बात नहीं होती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चुटपुटिया दोस्तों से बेटा जी लाइक ठुकवाएं, है ना, ये कहने की बात नहीं होनी चाहिए, तो कर देना चाहिए, तो बिना कहे कर देना चाहिए, ठीक है। चलो भाई शुरू करो। देखो मेजर क्रॉप्स मेनली तीन तरह की होती है, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं वो मेनली तीन तरह की होती है, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, याद रखो मेजर, फूड, नॉन फूड। मेजर बिल्कुल मिलेंगे, आप ना पहले काम करो सब्सक्राइब करवाओ, पर सब्सक्राइबर आपके 10 रुपए पक्के, आपके लिए तो स्पेशल, ठीक है। तो सिंपल समझो कि यहां पर हम लोग तीन तरह के क्रॉप्स पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे सारे ग्रेन्स के बारे में, किसके बारे में, ज्यादा ग्रेन्स के बारे में, जिनको हम लोग ज्यादातर खाने के लिए यूज करते हैं, पक्का अभी हमें पता है कि हम लोग ये चीजें तो खाते ही खाते हैं, ठीक है, राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, मेज है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। फूड क्रॉप्स जी कौन सी हो जाती है, जिनको हम लोग डायरेक्ट मतलब कंज्यूम तो करते हैं, बट वो बहुत रेयर टू रेयर, जैसे टी है, कॉफी है, ठीक है, ऑयल सीड्स है, तो ये सारे के सारे बड़े जाएंगे फूड क्रॉप्स में, जिनको हम लोग बोल सकते हैं नॉन ग्रेन्स, ठीक है। तो ग्रेन्स वाली हो गई मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स हो गई नॉन ग्रेन्स क्रॉप्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप, जिनका मतलब जी खाने के लिए तो मतलब कंजप्शन के लिए तो ये होती नहीं है, ठीक है, जैसे रबड़ है, ठीक है, जूट है, ठीक है, कॉटन है, ये वाली सारी इसके अंदर आएगी। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। सॉरी, तो हम लोग जी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, हमारा टॉपिक अब आता है राइस। एक एक करके हमने सारी क्रॉप्स को डिस्कस करना है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मैंने आई थिंक सो शॉर्ट थोड़ा थोड़ा लिख तो रखा है, आई विल गो विद माय नोट्स सिंपली, ठीक है। तो सिंपल जी समझने की ट्राई करेंगे। राइस, राइस क्या है जी, एक स्टेपल फूड है, मींस कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फूड है जी, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में लोग जी किसको खाते हैं, राइस को ही खाते हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री बड़ी जी चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट फूड है। अब एक बात ध्यान रखो,
इंडिया हर चीज में चाइना से पीछे है, एक चीज में आगे भी है, समझो, एक चीज में हम लोग आगे हैं चाइना से, सोच लेना क्या है, और वो कमेंट बॉक्स में लिख देना किस चीज में हम लोग आगे हैं चाइना से, ठीक है ना। तो हम लोग बेटा जी क्या है, मतलब कि स्टेपल फूड है राइस। अरे बिल्कुल सही बेटा जी, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बेटा जी बस पूछो मत, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की आफ्टर द चाइना, और ये एक खारिफ क्रॉप है। इसको टेम्परेचर सबसे ज्यादा चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से भी अबव। इसको बारिश भी सबसे ज्यादा चाहिए होती है जी 100 सेंटीमीटर से भी अबव, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक इसकी बारिश चल जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात अगर इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। जिस एरिया में बारिश ज्यादा नहीं आती, मान लेते हैं कि किसी एरिया में बारिश ज्यादा नहीं है, तो वहां पर भी खेती की जा सकती है, वहां पर भी ट्यूबवेल्स डाल के या फिर कहीं पाइप की ड्रिप इरिगेशन करके जैसे मर्जी करके वहां पर भी पहुंचाया जा सकता है, कैनाल सिस्टम करके वहां पर पानी पहुंचा के राइस की खेती की जाती है इस टाइम पे, ठीक है। आई होप सो बेसिक बेसिक आपको पॉइंट पता चल गया होगा कि राइस में क्या क्या है। आपको मेनली क्या क्या चीजें याद रखनी मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर, ठीक है, सबसे पहले क्या है टेम्परेचर, दूसरा है आपका रेनफॉल, और तीसरा बड़ा मेन होता है कि कौन कौन से एरिया में मेनली उगाए जाते हैं, ठीक है। मेन ये तीन चीजें आपने किसी भी हाल में याद रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी अपने आप होता रहता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा वीट। अब वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मींस कि सबसे ज्यादा मतलब कि राइस के बाद अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं जी, वीट खाते हैं। देखो ये तो हमें हम लोगों को बेसिक पता है कि हमें शाम के टाइम में जितने मर्जी चावल खिला दो, बट हम लोगों को जी मतलब रोटी तो चाहिए, चाहे एक ही रोटी क्यों ना खानी पड़े, ठीक है। ये बड़ी मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, मींस कि हरियाणा पंजाब वाली साइड पे, राजस्थान वाली साइड पर चावल कम चलता है और रोटी ज्यादा चलती है, ठीक है। ये बड़ा जी इसको मतलब कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चाहिए, मींस कि जब इसकी कल्टीवेशन की जाती है ना, जब इसको काटा जाता है तब इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। वीट को ब्राइट सनशाइन चाहिए, ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है। ये मेनली आप लोगों को गंगा सतलुज एरियाज में और डेक्कन एरियाज के ब्लैक सोइल वाले पार्ट में ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस एरिया में आप लोगों को मेनली वीट की कल्टीवेशन देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो जी बारिश चाहिए होती है वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर तक की चाहिए होती है, ठीक है ना। इस बात को जी याद रख लेना। और ये जी मतलब कूल सीजन चाहिए होता है इसको उगाने के लिए, क्योंकि रबी के अंदर जी ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो इसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है। वीट को टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी मींस की नमी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। आई होप सो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद जी हमारे पास आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स वो चीजें होती है जिनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, याद रख लेना, जिनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं उन्हें हम मिलेट्स बोलते हैं। हमारे पास तीन है, ज्वार, बाजरा, रागी। याद रख लेना, ज्वार, बाजरा और रागी। इसी वजह से इनको हम कोरस ग्रेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होती है। याद रख लेना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस ग्रेन्स बोलते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो जो रागी है बड़ा जी, वो आयरन के अंदर रिच होता है, और उसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसके अंदर रफेज भरपूर मात्रा में पाया जाता है रागी के अंदर, बस ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बड़े ये जो तीसरे नंबर पर हमारी क्रॉप आती है मिलेट्स के अंदर, मींस कि भाई अगर हम देखिए सबसे पहले राइस था, दूसरे नंबर पर हमारा वीट था, तो तीसरे नंबर पर जी हमारे पास आता है ज्वार। देखो ज्वार बड़ी एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में अगर आप देखोगे ये एक रेन फेड क्रॉप है। ओके बेटा जी, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल समझना, और यहाँ पर नोटिस करने की बजाय ना अपने यहाँ पर करना भी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू, नोटिस किया तो अच्छी बात है, ठीक है। एक तो लग भी गंदे रहे थोड़े से, ठीक है, हेल्थ इश्यूज की वजह से ना सारी शक्ल बदली पड़ी है। चलो, तो रेन फेड क्रॉप है बेटा जी है मोस्टली, ठीक है। इसके लिए इरिगेशन बेटा जी आप लोगों को मतलब बहुत कम चाहिए होती है इसके लिए, मतलब कि जहाँ पर रेन कम भी होती है वहां पर भी ज्वार को उगाया जा सकता है। जैसे बेटा जी मेनली है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेनली बेटा जी इस एरिया में उगाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी रागी। रागी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया जी कि ये मतलब रिच इन कैल्शियम, ठीक है, रफेज एंड आयरन में ये रिच होता है। ये मैंने तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड इस एरिया में इसको उगाया जाता है। और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी इन सॉइल्स के अंदर जिनकी खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास आता है एक बाजरा आता है। बाजरा जी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है यार, पंजाब साइड में तो बहुत ज्यादा, ठीक है, बाजरे का रोटला, ठीक है, आपको तो पता ही होगा इस सारी चीज का। बाजरा जी मेनली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के अंदर जी उगाया जाता है। इसके अंदर ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। आप लोगों को इनके थोड़ी थोड़ी डिटेल मेंशन करनी हो तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता यार, टेंशन फ्री रह के काम करो। देखो चिल्ल मारो, जितना चिल्ल रह के काम करोगे ना उतना बढ़िया। ऐसे टेंशन लेके काम का बड़ा जी हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे यार, सीरियस थोड़ा जी वो भी है जो है हॉस्पिटल में, तुम क्यों सीरियस हो रहे हो? हाँ, तुम लोग इतने सीरियस रहो कि भाई साहब रिजल्ट वीक नहीं आना चाहिए। हाय रिजल्ट वीक आएगा, हाय ये होगा, हाय होगा, हाय हाय हाय, क्यों? ठीक है ना, जस्ट चिल रहो, ठीक है। अगली जो हमारे पास बड़ा जी क्रॉप आती है वो हमारे पास आती है मेज, ठीक है। मेज बोले तो बड़ा जी क्या होता है बड़ा जी, पता है किसी को मेज क्या होता है? मेज 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 नहीं, मतलब वो नहीं जो लकड़ी का बना होता है। आयुष पटेल, ये आयुष पटेल जी कौन है बेटा जी? हमें ये नहीं पहचान में कि आयुष पटेल जी कौन है। लग तो ये गुजराती रहे हैं, ठीक है। मक्की बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, मक्की, ठीक है। मक्खी मत बोल देना इसको, मक्खी हूं मैं, मक्खी, टिंग 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 टिंग, है ना, माँ की। अरे वाह, गाल नहीं देनी बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी, खाती पीती में हो ही जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो सिंपल समझना, मेज, मक्की बेटा जी, ये फूड और फोडर क्रॉप दोनों होती है, फूड और फोडर क्रॉप दोनों है, ठीक है। मतलब की फूड क्रॉप वो जो इंसानों के खाने के काम आती है, फोडर क्रॉप बेटा जी वो जो जानवरों के खाने का, मतलब कि जानवरों के लिए भी सबसे बेस्ट फूड माना जाता है। इसको जो मतलब ये मेनली बेटा जी खारिफ क्रॉप है आप लोगों की, आपको याद रखना है कि ये कौन सी क्रॉप है आपकी, खारिफ क्रॉप है, याद रखो, खारिफ क्रॉप, खारिफ खारिफ खारिफ, ठीक है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 से लेकर 27 डिग्री तक का चाहिए। ये सबसे बेस्ट अगर इसके लिए कोई सोइल है वो है बेटा जी ओल्ड एल्यूवल सोइल। यहाँ पर सारे मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है। देखो मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोलूंगा HYVC फर्टिलाइजर, मॉडर्न इनपुट से समझ जाओ, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेज प्रोड्यूस करते हैं कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिंपल, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये भी पॉइंट बड़े आपके क्लियर होंगे। आगे बढ़ी हमारी आती है फूड क्रॉप्स, ठीक है ना, मतलब कि अब ग्रेन्स नहीं बचे, अब आगे फूड क्रॉप्स पर आगे, फूड क्रॉप्स होगी सारी खत्म, ठीक है। अब हम लोग आए थे हमारे किस पे बड़ा जी, फूड क्रॉप्स में की अदर देन ग्रेन्स में, ठीक है। मेजर क्रॉप्स होगी खत्म, अब आती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप में सबसे पहले हमारा आता है शुगर केन। देखो ये ना बड़ा जी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों। अब किस किस को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रॉपिकल? जिसको बड़े इसका आंसर पता है फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड के अंदर जवाब दो। ट्रॉपिकल बड़ा जी क्या होता है? ट्रॉपिकल 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 ट्रॉपिकल, जल्दी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। अरे भैया जी, ये तो कान हुई गवा, आपको किसी को भी नहीं पता ट्रॉपिकल क्या होता है, ये जान लेना, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऐसे एरियाज, those areas which are near the equator line are known as the equatorial areas। याद रख लेना इस लाइन को, ये बहुत सही है ब्रजी, ठीक है ना। जो भी एरिया इक्वेटर की लाइन के पास आते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे के एरियाज आते हैं, ठीक है, याद रख लोगे ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और किससे ऊपर है, मतलब इक्वेटर की लाइन से ऊपर है उसके आसपास वाले एरिया, उन्हें हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल उसी प्रकार से, तो थोड़े से ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि शुगर केन की जो क्रॉप है, ठीक है ना, शुगर केन जो है वो कहां पर मेनली उगाया जाता है बड़ा जी, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं। इसको जी हॉट और ह्यूमिड दोनों तरह का क्लाइमेट चाहिए। इसको टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री तक का चाहिए। एनुअल रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की चाहिए।
ये बेटा जी लो रेनफॉल एरियाज वाले में भी उगाया जा सकता है, ठीक है, याद रख लेना बेटा जी। इसके लिए ज्यादा आपको मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है, याद रखना। गन्ने के खेतों के लिए, गन्ना बोलते हैं इसको, गन्ने के खेतों के लिए मेनली मैनुअल लेबर चाहिए, मैन चाहिए होता है काम करने के लिए। और इंडिया बेटा जी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर द ब्राजील। देखो पहले बार कोई चीज आती है ब्राजील आई है, ठीक है। ब्राजील शुगर का बेटा जी मतलब कि शुगर केन अगर आप देखोगे तो उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। इससे बड़े शुगर केन से क्या क्या बनाया जाता है, शुगर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खनसेरी बनाई जाती है, मोलासिस बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। हमारे इंडिया में मेनली यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जी क्या, गन्ना, शुगर केन, इस एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आई होप सर जी आप लोगों को शुगर केन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है ऑयल सीड्स। देखो ऑयल सीड्स में बड़ी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऑयल सीड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब एक आधा नहीं होता। सनफ्लावर है, मतलब देखो मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो चमेली का तेल, सरसों का तेल है ना, तो ऐसे बहुत सारे तेल होते हैं। एलमंड, एलमंड ऑयल है, ठीक है, कॉटन है, लिंसिड है, ठीक है, सीसम है। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से ऑयल निकलता है, ठीक है। सर एग्रीकल्चर में नॉन फूड क्रॉप में, देखो नॉन फूड क्रॉप में सिल्क आएगा, बट एक इसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। क्योंकि सिल्क ना बड़ा जी एक नेचुरल प्रोसेस से होता है, इनके वो कीड़े के जरिए उगाया था, जो आपको पता होगा कि एक मलबरी का पेड़ होता है, सिल्क वॉर्म से निकलता है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई उस तरीके से होता, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको इंक्लूड किया नहीं जाता। हाँ जी बेटा जी। एग्रीकल्चर देखो यार एक ना बात सिंपल समझना, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट मीन बाय की जमीन से उगाना। अगर आप लोग जैसे अब सिल्क है, सिल्क एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो कीड़े के जरिए उगाया जाता है, सिल्क वॉर्म का बड़ा जी कीड़ा होता है उससे उगाया जाता है, ठीक है। तो एक नेचुरल फाइबर है, इसी वजह से हम उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं, एग्रीकल्चरल फाइबर नहीं बोलते। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा इंक्लूड करके मतलब आप नहीं चलते, उसको थोड़ा आप लोग अलग लेकर ही चलोगे। आई होप सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। ऑयल सीड्स के मामले में जी हमारा इंडिया, ठीक है, ग्राउंड नट में जैसे अगर आप मान के चलो जी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है आफ्टर चाइना, सेम फिर से बड़ी वही बात आती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोल्स में अगर आप देखें मतलब ऑयल सीड्स अगर मैं टोटल देखूं तो 12% ऑफ टोटल ऑयल सीड्स इंडिया में ग्रोन की जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। मेजर है जी मस्टर्ड, कोकोनट, लिंसिड, सोयाबीन, सीसम, ये बड़ी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड नट बेटा जी क्या है, एक खारिफ क्रॉप है, याद रखें ना, ग्राउंड नट एक खारिफ क्रॉप है। और हर जो भी ऑयल सीड्स होते हैं उनका अलग अलग सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है, उनका सबका अलग अलग सीड है। जैसे अगर आप गुजरात की बात करोगे, गुजरात में जी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, ठीक है। लिंसिड और मस्टर्ड है वो जी रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। सीसम जो है बड़ा जी वो नॉर्थ में खारिफ है और साउथ में रबी है। याद रखना, देखो ये ना एक एक नंबर की चीजें सारी जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो सीसम है वो खारिफ है कहां पर बड़ा जी, नॉर्थ में, और जो वो रबी है वो कहां पर बड़ा जी, साउथ में। कैस्टर सीड होता है बड़ा जी, कैस्टर, वो बड़ा जी दोनों सीजन में उगाया जा सकता है, ठीक है। पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही होगा। हाँ मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही है, ठीक है। आई होप सो जी आप लोगों को ऑयल सीड्स वाला जी टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो सिर्फ और सिर्फ आपकी बची हैं टी, रबड़, जूट, हाँ बस मेनली जी कर करा के बस यही बची हैं, टी, रबड़, जूट, कॉफी, कॉटन, बस ये 5 क्रॉप्स और बची हैं, और एक छोटा सा टॉपिक उसके बाद और है, दैट्स इट। और याद रखना अब जो जी अब जो क्लास आने जा रही है ना आगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मुझे ये था कि ज्यादा लंबी खिंच जाएगी क्लास, बट नहीं, अच्छे टाइम पे क्लास ओवर हो गई है, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया हम लोगों ने क्लास में, क्योंकि मेरा जी मुझे पहले ये था कि मैं एक एक छोटे से छोटी आप लोगों को डिटेल बताऊं, बट इतने डिटेल बताने के लिए मेरा जी अब वो टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। पूरे साल में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कि मैं चीजों को कवर अप कर सकूं बस, ठीक है। तो टी, टी बड़ा जी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक टाइप है, टी भी और कॉफी भी। देखो हमारे इंडिया में ना टी को लेकर आने वाले ब्रिटिशर्स से, चलो आज आप लोगों ने कहानी बताता हूँ आपको, पता है ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे ना, तो उन्होंने ट्राई किया कि हम इंडियंस को बड़ा जी क्या कर दे, पहले तो मार दें।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई साहब एक राजा मतलब इतना इतना शक्तिशाली था, जो मतलब एक कमजोर सा दिखने वाला राजा वो बहुत ज्यादा ताकतवर राजा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई साहब मतलब वो वापस गए अपनी मीटिंग मीटिंग में बैठे, कहते कहते भाई साहब ये तो टेंशन ना माहौल है। कहते यार मतलब ये तो ऐसे हार मानने वाले लोग हैं नहीं, ये तो यार अकेला अकेला हमारे 100 बंदों पे भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा क्या उनकी आदत लगाएं कि भाई वो लोग एक दूसरे से लड़के ही मर जाए, या वो हमसे लड़ ही ना पाए। तो उस वजह से अंग्रेजों ने इजाद किया था भाई चाय। चाय बड़ा जी अगर मैं देखो, चलो मेरी भी आदत है थोड़ी सी ज्यादा चाय पीने की, बट इन रियलिटी में आपको कहूँ तो चाय वैसे तो भाई देखो कम पीनी चाहिए, क्योंकि चाय बॉडी को अंदर से खत्म करती है, जो दूध वाली चाय होती है मेनली। ठीक है, उन्होंने बड़े लोगों को चाय पिलानी शुरू कर दी, क्योंकि चाय बंदे को अंदर से खत्म करती रहती है धीरे धीरे। बस फिर क्या, एक बार चाय की आदत पड़ गई, और आप लोग भी देख लो अगर किसी को इस टाइम पे, जैसे मुझे चाय की बहुत गंदी आदत है, मुझे अब रात के 12 बजे चाय दे दो, मुझे अब सुबह के 4 बजे चाय दे दो, भाई साहब मुझे तो चाय चाहिए। ठीक है, चाय इज लव। ओ हाई होप सोरा जी, बहुत सारे यहाँ पर चाय लवर्स और भी बैठे होंगे। ठीक है, मैं तो हूँ भाई देखो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। जो बोर्नविटा मिला है मैं कॉम्प्लेन बॉय, वो बड़े बड़े बीच में आई थिंक सो बड़े ज्यादा बैठे हैं। ठीक है, बट चलो ठीक है। तो टी बड़ा जी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको इंडिया में लेकर आए थे। इसको ये फ्रोस्ट फ्रीज क्लाइमेट चाहिए होता है पूरा पूरा साल। अरे एडिक्ट, बड़ा एडिक्ट तो छोटा वर्ड बोल दिया, आदत लग चुकी है अब तो। ठीक है ना, बहुत। ये चाय पी पी के मरेंगे हम लोग किसी दिन। सॉरी। तो चलिए भाई, अब लोग अगर हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज को हम डिस्कस करते रह जाएंगे, वरना चाय प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि चाय बहुत तरह की होती है। तो चलिए भाई, अगर हम सिंपल समझे यहाँ पर कि टी के ना प्लांटेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पर मेनली जो की जाती है वो स्ट्रिप फार्मिंग की जाती है, जो सीढ़ीनुमा खेती होती है। असम दार्जिलिंग साइड पे आप लोगों को ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्किल्स वाले लेबर चाहिए होते हैं, बट चीप लेबर चाहिए होते हैं, मींस कि स्किलफुल भी होनी चाहिए बट चीप लेबर भी चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों की पहचान करनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, ये बड़े बड़े फार्म्स में इनको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि वरना इनकी जो अच्छी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है, इस वजह से इनको वहीं के वहीं उगाया जाता है। मेनली इनकी दार्जिलिंग, असम, आंध्र प्रदेश, इस एरिया में जिसको उगाया जाता है। और हमारा इंडिया पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्स अप्रोक्स दूसरे पता नहीं तीसरे नंबर पर आता है, बट आफ्टर चाइना। ठीक है, ये तो सिंपल समझ लो कि भाई चाइना के बाद ही है। बस एक ही चीज अभी तक ऐसे ही है जहां पर हम लोग ब्राजील से बड़े पीछे हैं। ठीक है ना, वरना बाकी हर चीज में जी चाइना हमसे जी 2 कदम आगे बैठा है। ठीक है, चाइना के पास देखो रीजन ये नहीं कि चाइना हमसे आगे, प्रॉब्लम ये कि वहां पर लैंड बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया में लैंड कम है, बस और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो टी ब्रेजी क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव ब्रेजी है। यहाँ पर आप लोगों को चीप और स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लेबर स्किल्ड होनी चाहिए। नेल्स एडिक्ट तो दूसरों के भी नेल्स खा जाते हैं ना जी ना, वो वाला काम ना है अपना, अपने खा रखे हैं सारे। ठीक है ना, खत्म कर रखे हैं हमने। खाने चाहिए बेटा, जब टेंशन होती है तो खाने चाहिए। छी ले बोल, क्यों भाई यहाँ पर तेरे नाखून खाए क्या किसी ने? ये चिरगुंडी सी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। टी के बाद जी हमारी अगली क्रॉप आती है कॉफी। कॉफी बड़ा जी क्रॉप बड़ा जी, हमारे इंडिया में बहुत अच्छी कॉफी उगाई जाती है भाई साहब। इंडिया वर्ल्ड में अपनी क्वालिटी कॉफी के लिए ही जाना जाता है। अरेबिका जो वैरायटी है बेटा जी, अरेबिका वैरायटी, वो इंडिया में बेटा जी सबसे पहली बार लाई गई थी यमन से, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है। और इसकी बेटा जी डिमांड ना बेटा जी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मीन्स की जो हमारी डिमांड है अरेबिका वैरायटी की, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, याद रख लेना इसको। इनिशियली बेटा जी इसको बाबा बुदन हिल्स पर बेटा जी उगाया गया था, याद रख लेना। और इस टाइम बेटा जी इसकी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मीन्स की सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो हमारा साउथ इंडिया जो सारा है उसमें बेटा जी आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगी कॉफी की। ठीक है, और कॉफी बेटा जी मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत टाइप की कॉफी आती है, बट मेनली अरेबिका वैरायटी है जो पूरे मतलब उसके अंदर बेटा जी क्या है, फेमस है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ना आपको एक छोटा सा टॉपिक आता है आपकी बुक में, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कहने को हॉर्टिकल्चर छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको मान के चलूंगा। हॉर्टिकल्चर का होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती करना।
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती करना, और इंडिया इसमें भी दूसरे नंबर पर आता है आफ्टर द चाइना। ये साला चाइना का कुछ करना पड़ेगा भैया, चाइना को फूक के आते हैं बेटा जी, ठीक है ना। चलते हैं अपन सारे के सारे चाइना को फूक के आएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन तो हमारी ज़्यादा है ही, एक एक को एक एक धर लेगा, ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। तो इंडिया बेटा जी फ्रूट्स के मामले में जी मतलब ये लगा के चलना बहुत टॉप नंबर पर आता है हमारा। अब ना मैं कुछ डाटा लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग याद रख सको तो याद रख लेना, वरना बेटा जी मैं डाटा याद करवा रहा हूँ, लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि कौन से एरिया की कौन से फ्रूट्स फेमस हैं। जैसे कि अगर हम मैंगो की बात करोगे, महाराष्ट्र के फेमस है बेटा जी, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ के फेमस है। देख लो, सुन लो बेटा जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इसको अगर याद रखोगे तो फेमस तुम्हारा भी, तुम लोग का काम इजी होएगा कि फेमस कौन सा फ्रूट कहाँ का है, कल को तुम्हारे भी बहुत ज्यादा काम की चीज है। मैंगोज महाराष्ट्र के फेमस है, ठीक है। ऑरेंज नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय है वहां के फेमस है। बनानास केरला और मिजोरम के फेमस है, केरला मिजोरम महाराष्ट्र यहाँ के फेमस है, ठीक है। लीची और गुआवा जो है, लीची और गुआवा वो उत्तर प्रदेश और बिहार के फेमस, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। लीची और गुआवा बोले तुम रूप, ठीक है। पाइन एप्पल मेघालय का फेमस है। एप्पल वॉलनट ये जम्मू कश्मीर के फेमस है मेरा जी, ठीक है। ये मेरा पूरे वर्ल्ड में मेरा जी डिमांड पे जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड का 13% ऑफ मतलब वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है। 13% ऑफ होल वर्ल्ड जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इंडिया के अंदर वेजिटेबल्स का किया जाता है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल्स होती हैं, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, अनियन है, कैबेज है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटो है, ठीक है। इन सब की खेती वाली इंडिया में सबसे ज्यादा की जाती है। आई होप सुब्रा जी आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे कि ऑरेंज कहाँ के हैं और क्या चीजें कहाँ की, ठीक है। ओके बेटा जी, ठीक है। तो चलिए बेटा जी अब आते हैं जी लास्ट नॉन फूड क्रॉप्स। अब बेटा जी देखो, बस अब 10-1 मिनट का चैप्टर बचा, 10 से 15 मिनट का, बस 1 घंटे के अंदर अंदर बेटा जी मैं क्लास को ओवर कर दूंगा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस प्लीज बी विद मी, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि भाई साहब बने रहे साथ में, ठीक है। और भाई मुझे ना ये जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या बे, ठीक है, तो एक तो आपका बड़ा जी मुझे नाम बता दो, और एक आयुष पटेल नाम से कोई आया था, तो आप कहाँ से आयुष पटेल जी, तो वो मुझे जरूर बताना ताकि हमें पता चले कि हम लोग किस किस को समझा पा रहे हैं, किस किस को नहीं, ठीक है। तो हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नॉन फूड क्रॉप में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी रबड़ को। रबड़ फिर से बेटा जी एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। इसको जो टेम्परेचर, इसको जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, वो बड़े इक्वेटोरियल रीजन में पूरी की जा सकती है। इसको जो बारिश चाहिए होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए होती है। टेम्परेचर भी 25 डिग्री से प्लस चाहिए होता है इसको। केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स, इन एरियाज में आपको रबड़ की खेती ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये बेटा जी उसी एरिया में उगाया जा सकता है जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, याद रख लेना, जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वहीं के वहीं पर बेटा जी रबड़ को उगाया जा सकता है और कहीं पर नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेटा जी जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं फाइबर क्रॉप्स। देखो फाइबर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक द क्लॉथ्स। सिंपल समझो, फाइबर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स व्हिच आर, आयुष पटेल में आयुष का दोस्त, अब आयुष का दोस्त बेटा जी कौन है, रायबरेली से, ओके बेटा जी, ठीक है बेटा जी, ओके। मैं आयुष का दोस्त, आयुष तो बेटा जी आपकी आईडी से ही है, समझे नहीं, बट चलो ठीक है जो भी है, बट अच्छी बात है बेटा जी। आई होप सो बेटा जी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चैनल के साथ जुड़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो शुरू कर दो वापस अपन। रबड़ बेटा जी अपनी देखो ऑलमोस्ट हो गया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में उगाई जाता है बेटा जी। मोस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 25 डिग्री प्लस टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए, इसके लिए भी स्किल्ड लेबर चाहिए होगी आप लोगों को। और उसके साथ साथ बेटा जी अंडमान निकोबार, गारो हिल्स, कर्नाटका जैसे एरियाज के अंदर, केरला जैसे एरियाज के अंदर आप लोगों को रबड़ की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास अपने पढ़े थे फाइबर क्रॉप पढ़े थे, ऐसी क्रॉप्स बेटा जी जो बेटा जी कपड़ा बनाने के काम में आती हैं। मेनली बेटा जी आपकी बुक के अंदर दो ही एक्सप्लेन है,
ठीक है, वैसे ये 4 होती हैं, ठीक है ना, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। लेकिन सिल्क को बड़ा जी नेचुरल भी बोला जाता है, नेचुरल मतलब की फाइबर भी बोला जाता है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड भी नहीं करते। सिल्क से बड़ा जी खेती करने को आपको पता है जी क्या बोलते हैं बड़ा जी, सेरीकल्चर बोलते हैं, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। सिल्क जो मेनली ऑब्टेन किया था वो सिल्क वॉर्म से बड़ा जी ऑब्टेन किया जाता है मलबरी के पेड़ पर, ठीक है। और सिल्क को ऑब्टेन करना सिल्क वॉर्म से प्रोसेस बड़ा जी इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो वैसे बड़ा जी इनकी खेती को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। आई होप बड़ा जी आप लोगों को ये भी होगा। Sparshdeep Kaur. Now, who is this Sparshdeep Kaur? बड़ा जी, I want to know that please and thank you बड़ा जी, SST पढ़ा रहा हूँ तो, बट अगर मैंने साइंस पढ़ाई तो बड़ा आप साइंस में फेल हो जाओगे, इतनी मेरी श्योरिटी है, ठीक है। मेरी साइंस बड़ा जी उतनी अच्छी है जितनी आपकी फ्रेंच, देख लेना फिर। वैसे मैं जानना चाहूंगा स्पर्शदीप कौर आप कहाँ से बड़ा जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है बड़ा जी यू आर फ्रॉम दैट क्लास, थोड़े दिन पहले मैंने आई थिंक सो क्लास ली थी मैंने। कैन यू टेल मी योर स्कूल नेम? ओके, तब तक बड़ा जी मैं मतलब आगे चलता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, अब हम लोग यहाँ पर देखो 2 ग्रुप्स रहते हैं हमारी, कॉटन और जूट, ठीक है। ओके, फ्रेंच आती है बड़ा जी, आपको आती है, स्पर्श को नहीं आती है, मुझे नहीं आती है, ठीक है। आप तो भाई साहब ग्रेट बंदे हो, रायबरेली वाले हो, ठीक है। हाँ जी बड़ा जी, तो बड़ा जी देखो 4 होती है, देखो सबसे पहली बात कॉटन जो है बड़ा जी, अच्छा स्पर्शदीप कौर है कौन बड़ा जी, रिपन, अरे रिपन तेरा तो पता है मुझे, तू तो फैमिली से बिलोंगिंग है बेटा, 9th टुलिप क्लास है ना, पुरानी 9th टुलिप, आज के 10th टुलिप वाले बच्चे। बट चलो यार आगे बढ़ते हैं कॉटन। कॉटन बड़ा जी एक खारिफ क्रॉप है, इसको उगने के लिए मीन की प्रॉपर इसकी मतलब की खेती के लिए आपको 6 से 8 महीने की जरूरत प्रॉपर पड़ती है, 6 से 8 महीने। और ये बड़ा ये ब्लैक सोयल के ऊपर बेस्ट तरीके से उगाई जाती है, ब्लैक सोइल के ऊपर ये सबसे बेस्ट तरीके से होती है डेक्कन एरियाज में। इसको टेम्परेचर बेटा जी हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको मतलब रेनफॉल भी मतलब प्रॉपर चाहिए होती है। बट हाँ, जब इसके बेटा जी खिलने की जरूरत, देखो जो कॉटन का जो फूल होता है ना जिसको नरमा बोलते हैं, कपास बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फूल को खिलने के लिए प्रॉपर धूप चाहिए होती है, सनशाइन चाहिए होती है, वो चाहिए होता है 210 दिन, फर्स्ट फ्रीज डेज चाहिए था। फ्रोस्ट फ्रीज डेज मींस कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बारिश का कण लगना चाहिए, पानी लगना चाहिए, नहीं, सिंपल इतने बढ़िया तरीके से धूप की इसका मतलब कि जो फूल है वो प्रॉपर तरीके से खोल खिल सके, जो रुई होती है वो प्रॉपर निकल सके, ठीक है। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है हार्वेस्टिंग के दौरान में। मेनली इसको जो उगाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे एरियाज के अंदर। ऐसे तो बहुत सारे एरिया, बट मैं आपको मेन मेन 2 2 3 3 नाम ही बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है जूट। देखो भाई साहब, अब थोड़ा सा चैप्टर बचा होगा, बस थोड़ा सा चैप्टर और, थोड़ा थोड़ा सा सब्र और बड़े क्लास के अंदर ऐसे बने रहना, ठीक है ना। तो जूट बड़े जी क्या है, जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना, जूट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। अब इसको गोल्डन फाइबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल बात है, ये नेचुरल की भाई मतलब ये ना वो नहीं करता, क्या होता है, पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है ना, बल्कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको भी, बट हाँ ये याद रख लेना, ये उसी जगह पर उगाया जा सकता है जहां पर सोयल बेस्ट तरीके से फर्टाइल होगी। वेस्ट बंगाल जैसे जो एरिया है जी हमारे इंडिया का, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला जो एरिया है, वहां पर आप लोगों को इसकी ज्यादा खेती करने को मिलेगी, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया आर द ओनली 2 कंट्रीज विच आर राइट नाउ आर द प्रोड्यूसिंग द जूट, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसके लिए वेल ड्रेन सोइल चाहिए होते हैं, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े इसको बारिश चाहिए होती है। और इसका यूज बड़ी मेनली गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में या कारपेट्स बनाने में इसका मेनली यूज किया जाता है बड़ा, ठीक है। लेकिन आज धीरे धीरे करके जूट की ना कीमतें बढ़ती जा रही है। अगर जूट की कीमत बढ़ेगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसका यूज कम करेंगे, ये बहुत बेसिक पॉइंट होता है। जिस भी चीज का प्राइस बढ़ गया, आप क्या करोगे जी, उसका प्राइस क्या करोगे, उस चीज को आप क्या कर दो, बिल्कुल कम कर दो, ठीक है। तो इसी वजह से आज लोग जी नायलॉन वगैरह सिंथेटिक फाइबर्स का ज्यादा यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स का ज्यादा यूज करते हैं,
ठीक है। तो ये था बेटा जी आपका जूट का टॉपिक। अब जो टॉपिक बेटा जी मैं करवाने जा रहा हूं वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और याद रखना ये बेटा जी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक। जो बेटा जी साथ साथ में पॉइंट्स को नोट कर सके, साथ साथ पॉइंट्स को नोट कर लेना, वरना बेटा जी देखो ये टॉपिक बेटा जी जहां तक मुझे लगता है ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बेटा जी बन सकता है, वरना 3 में तो फिक्स है, 3 या 5, मतलब मैं 5 में लगा के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो ट्राई ये करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन रखना। ठीक है, टॉपिक को इस मेरे अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भाई साहब इस टॉपिक के दौरान ज्वाइन करके रखे, मुझे इस टाइम पे सारे के सारे प्रेजेंट चाहिए होंगे क्लास में। ठीक है, तो चलो भाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म देखो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सरकार ने लोगों के लिए या खुद किसानों ने अपने लिए क्या क्या किया है। यहाँ पर उन्होंने मेरी 2 तरीके के रिफॉर्म्स की बात की है, एक टेक्नोलॉजिकल, एक इंस्टीट्यूशनल। याद रखना एग्रीकल्चरल में 2 तरीके के आते हैं। ठीक है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 तरीके के रिफॉर्म्स हुए थे, एक हुए थे टेक्नोलॉजिकल, दूसरे हुए थे इंस्टीट्यूशनल। याद रखो टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, 2 टॉपिक थे। सबसे पहले मैं करवा रहा हूं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या कहते हैं। मींस कि अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डन बाय द गवर्नमेंट, और व्हाट आर द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इंप्रूवाइज द एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर आपने ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल में सबसे पहले वो पॉइंट्स आएंगे जो सरकार ने की है। याद रखना जो किसने किया, सरकार ने अपनी तरफ से करने की ट्राई की। पहला पॉइंट, सबसे पहले उन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कर दिया। पुराने टाइम में जमींदार बेटा जी क्या करते थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो लोगों से जमीन पे काम तो करवा लेते थे, बट या तो उनको पैसे देते ही नहीं थे, या फिर अगर देते थे मजदूरी तो वो बहुत कम देते थे। सरकार कहती है आजकल ये सिस्टम ही खत्म करो, पूरे का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बात खत्म। उन्होंने बड़ी क्या कर दिया, लैंड को कंसोलिडेट ऑफ लैंड होल्डिंग्स कर दिया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने ना कुछ किसानों के लिए ये बोल दिया कि इस जमीन के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कंसोलिडेट करना, याद रखना कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने किसी लैंड को फिक्स ही कर दिया कि भाई आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इस जमीन पर खेती करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कंसोलिडेशन कर दिया। तीसरा कोलेक्टिवलाइजेशन कर दिया। कोलेक्टिवलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक जमीन आपकी यहां पर पड़ी है, एक जमीन आपकी यहां पड़ी है, एक जमीन आपकी यहां पड़ी है, कहते भाई यहां वाली छोड़ यहां वाली छोड़, उसके बाद में ये सारी जमीन तुझे एक जगह पर इकट्ठी दे देते हैं, तो इसको उन्होंने बोला कोलेक्टिवलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी बड़ा जी किया गया था। फिर बड़ा जी एक किया था उन्होंने, बड़ी क्या किया था कि लैंड मींस की रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लैंड रिफॉर्म्स अंडर द 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर का प्लान था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, जिनको हम लोग FYPs भी बोलते हैं, जो 1951 से लेकर 56 तक बड़ा जी आए थे, उसके अंदर मेनली जो उन्होंने एम रखा था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही रखा था। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा किए गए 4 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे बड़ा जी, याद रखना। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगला बड़ा जी जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं टेक्नोलॉजिकल। देखो टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे बड़ा जी, तो आप लोगों को ये भी बड़ा जी याद रखने पड़ेंगे। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले सरकार ने बड़ा जी क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। याद रख लेना, सरकार ने सबसे पहले क्या लाए थे जी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, और वो लेकर आए थे 1960s एंड 70s। 1960s एंड 70s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन है, जहां पर उन्होंने राइस और व्हीट की कल्टीवेशन को इंक्रीज किया था। दूसरा बड़ा जी उन्होंने किया था व्हाइट रेवोल्यूशन किया था। याद रखना, दूसरा उन्होंने क्या किया था, व्हाइट रेवोल्यूशन किया। ठीक है, याद रह जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन किया था। और ये कब किया, 1970s से किया था। तीसरा उन्होंने क्या किया, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को बड़ा जी लॉन्च कर दिया। याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च कर दिया। उन्होंने बड़ा जी क्या कर दिया, कहते हम आज के बाद आपको क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा कर देंगे।
क्रॉप्स का क्या करवाएंगे हम आपके लिए, इंश्योरेंस करवा के देंगे। चलो ठीक है जी, क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी करवा देंगे। कहते हैं हम आपको पेस का सिस्टम देंगे। पेस स्टैंड फॉर द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। सरकार ने पेस का सिस्टम चलाया बेटा जी। पेस का सिस्टम तो चल रहा था, उसके बाद उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम आप लोगों के लिए वेदर बुलेटिन जारी करेंगे, कि हम आपको वेदर्स की टाइम टू टाइम हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है और क्या क्या है। सरकार ने एक ICAR, याद रखना, ICAR नाम से एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखे ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका बेटा जी निर्माण किया गया था। सरकार ने बेटा जी बहुत सारी उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी ओपन किया, कि भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन कर दे, भाई सरकार ने ये भी किया। सरकार ने इसके अलावा बेटा जी ग्रामीण बैंक्स को ओपन किया। सरकार ने बेटा जी कोऑपरेटिव बैंक्स को बेटा जी ओपन किया। ये बैंक क्यों ओपन किए गए, ताकि किसानों को लोन बेटा जी इजीली मिल सके। और इसमें बेटा जी आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि सरकार ने MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी किसानों को प्रोवाइड किया, कि भाई आप लोगों को हम ये भी दे रहे हैं तो आप ये भी रखो। आई होप सूरज जी आप लोग देखो, तो ये बड़े आपके पास 11 पॉइंट्स ये हैं और 4 पॉइंट वो है, 15 पॉइंट बन जाते हैं। और अगर आप रजी ये लिख के आ जाते हो, इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको ये पेपर में गलत नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये बड़ी श्योरिटी के साथ है। बस इसको थोड़ा सा इंग्लिश के साथ बना बना के लिखना और ट्राई यही किया करो जी। देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ, लेंथ में नहीं, तो होप्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बस एक चीज और याद रखना कि हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारे जीडीपी के अंदर बेटा जी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड पीपल, इसकी सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो यहीं पर ही कर रहे हैं बेटा जी, एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आपको पता है और है बेटा जी, भूदान ग्रामदान, जहां पर बेटा जी आपको याद होगा विनोबा भावे नाम के पर्सन थे बेटा जी। ठीक है, जहां पर उन्होंने जी बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने 80 एकड़ की जमीन दान की थी। याद होगा किसने की थी आपको, अगर आपको याद हो रही फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम लिख दो कि कौन सा बंदा था जिसने अपनी 80 एकड़ की जमीन बेटा जी दान में दे दी थी, जिसको बोला गया था ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये बड़ा जी ऐसे बंदे थे जिन्होंने विनोबा भावे के कांटेक्ट में आते ही अपनी सारी की सारी जमीन को बड़ा जी दान में दे दिया था। तो बड़ा जी कोई बता सकता है ये कि इस पर्सन का बड़ा जी नाम क्या था, फटाफट। बस लास्ट बड़ा जी ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद ये खत्म हो चुका है। ठीक है, श्री रामचंद्र रेड्डी, बिल्कुल सही जवाब, श्री रामचंद्र रेड्डी वो पर्सन थे जिन्होंने अपनी 80 एकड़ की जमीन बेटा जी बिल्कुल दान में दे दी थी, गरीबों को बांट दी थी। इसी वजह से इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला गया। सो आई होप सो बेटा जी आप लोगों को ये सारा का सारा चैप्टर क्लियर होगा। अगर बेटा जी कुछ भी देखो अगर कमी रह गई है तो बेटा जी मेरी तरफ से सॉरी, बट आई विल जस्ट ट्राई। ठीक है, नहीं बेटा आई नो वेरी वेल कि ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, बट प्लीज इट्स जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपको देखो थोड़ी भी कोई कमी लग रही है जस्ट प्लीज आस्क मी। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि आप लोगों को मैं कोई भी अगर कमी है तो मैं उस कमी को पूरा करने की ट्राई करूं। जस्ट ट्राई टू बी। ठीक है, एंड थैंक यू जी आप लोग चैनल पे जुड़े रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग 1 घंटा पूरा आप लोगों ने निकाला। आई डोंट थिंक सो दैट, नहीं बेटा जी यहाँ पर सारे के सारे बच्चे शुरू से ही हैं। ठीक है, और बेटा जी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है 8683012206 बेटा जी, ये मेरा बेटा जी कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को वादा किया हुआ है। ठीक है,
और याद रखो ना जी, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि अगर कोई बच्चा पूरे बेटा जी मेरी वीडियोस को देख रहा है और एंड बेटा जी अगर वो बच्चा 98, 99 या 100 मार्क्स लेकर आता है, मेरी तरफ से बेटा जी उसको बेटा जी प्रॉपर गिफ्ट बेटा जी कैंपर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस ट्राई ये रखो यार, साथ में जुड़े रहो, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। बस अब देखा जाए तो नहीं, 2 चैप्टर आपके जियो के बचे हैं और 4 चैप्टर आपके हिस्ट्री के बचे हैं। 6 दिन के वीडियोस की बात है, साथ में बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। बस एक आप लोगों की वो वाली वीडियो आएगी, मैप वीडियोस आएंगी, तो ये तो मेन मेन वीडियो, बाकी सारी आधे आधे घंटे की वीडियोस होंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बस। ओके, तो थैंक यू एंड मिलते हैं जी फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर बेटा, बाय बाय।